हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क के बारे में। सो लेट्स स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले मीनिंग समझो कि कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या होता है। कंट्री रिस्क का मतलब होता है जब किसी फॉरेन कंट्री की वजह से आपके बिजनेसेस को लॉस हो। ठीक है, ये हो गई सिंपल लाइन। अब समझो किस तरीके से, जैसे मान लो फॉरेन कंट्री में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही नहीं है, पॉलिटिकल चीज़ें सही नहीं हो रही, सोशल कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, कुछ है। तो जब आप वहाँ पे काम कर रहे हो, उनकी कंट्री में कुछ है, तो वहाँ पे जब चीज़ें खराब चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके जो बिजनेसेस पे आएगा उसको कहते हैं कंट्री रिस्क। ठीक है, किसी कंट्री की वजह से जब आपके बिजनेस पे एक अनसर्टेनिटी आती है, एक लॉसेस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्री रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क मतलब होता है वो रिस्क जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि मान लो बेसिकली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज सही से इंप्लीमेंट नहीं करी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं है, प्रॉपर जुडिशरी जो सिस्टम है वो सही से नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है। इन सब चक्करों की वजह से जब आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, या आप ये कह सकते हो जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स है जो कि इम्पैक्ट करते हैं या एक इम्पैक्ट डालते हैं एक बिजनेस पे, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, आप ये मत लिखना वैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं मत लिखना, क्योंकि इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखना कि कंट्री रिस्क तो हो गया कि जब किसी कंट्री की वजह से आपकी बिजनेसेस पे रिस्क आते हैं, जैसे कि मान लो किसी कंट्री में इकोनॉमिक सोशल ये वो। और उसके बाद पॉलिटिकल रिस्क में लिखना कि जब गवर्नमेंट इंस्टेबल है या कुछ है, ठीक है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसकी वजह से जो आपके बिजनेस पे रिस्क आता है इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स कॉजिंग कंट्री रिस्क। अब कौन से चक्कर की वजह से, मतलब कौन सी फैक्टर्स की वजह से जो है आपके बिजनेस को रिस्क होता है। ठीक है, कंट्री रिस्क बेसिकली फर्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मान लो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि वहां की जो गवर्नमेंट है बार बार चेंज हो रही है। सोचो अगर आप बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां की गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो क्या जो कस्टमर्स है, ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे? क्या जो इन्वेस्टर्स है वो आप में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। सेकेंड आता है इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस। अगर बार बार इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती जा रही है, ठीक है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट को इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है, कभी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इसकी वजह से भी आपकी जो है, इस वजह से भी आपकी बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, फिर आता है पुअर वर्क कल्चर। पुअर वर्क कल्चर का मतलब समझो कि जैसे मान लो आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो वहां के वर्कर्स निठल्ले। हाँ, ठीक है, निठल्ले इन द सेंस कि जो उनका वर्क कल्चर है उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, आराम से बाबू सोना बन के लेट आ रहे हैं, जल्दी निकले जा रहे हैं। तो सोचो आपकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी सप्लाई चेन में भी इम्पैक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? वो रिस्क बनाएगा आपके बिजनेस पे। नेक्स्ट आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पे आप काम कर रहे हो जिस कंट्री में, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड्स नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है। वहां का जो इन्वायरमेंट है, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हाई फिस्कल डेफिसिट। एक ऐसी महान कंट्री जिस पे पैसे तो कम है लेकिन वो एक्सपेंसेस ज्यादा कर रही है। अब एक्सपेंसेस ज्यादा कैसे कर रही है? लोगों से बोरिंग मांग के, दूसरी कंट्रीज से बोरिंग मांग के, या फिर ये लगाओ कि वो बोरिंग कर रही हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो पैसे उड़ा ज्यादा रही है और मतलब बेसिकली कमा कम रही है। तो ऐसी कंट्री भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन में प्राइजेस ज्यादा है। ठीक है, तो जब प्राइजेस ज्यादा हैं तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो अगर उसकी प्राइजेस यहाँ है तो कस्टमर की परचेजिंग पावर कम होगी। समझ में आया? आपकी सेल्स भी कम होगी, तो आपकी बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। सोचो अगर मुझे कोई चीज 100 रुपए की 200 में मिल रही है तो क्या मैं खरीदूंगी? और अगर खरीदूंगी बहुत ही ज्यादा मेरे लिए, अगर ये लगाओ कि हाँ मेरे को खरीदनी जरूरी है कुछ है,
तो मैं फिर भी थोड़ा सा जमा घाटा कर लूंगी इसमें कि यार नहीं यार इतने तो पैसे ही नहीं है, समझ में आई। अगर मुझे 200 की 100 में मिलेगी तो मैं ज्यादा कर लूंगी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है वीक जुडिशरी। जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, जहां पे आप कंट्री में काम कर रहे हो, वहां पे जो केसेस है, डिस्प्यूट्स है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होते भाई, वो सालों साल लटके जा रहे हैं, ठीक है, हमारे करियर की तरह। चलो, तो क्या हो रहा है वहां पे, अगर आपका कोई कोर्ट केस हो गया, ठीक है, किसी ने आपके पैसे देने थे, बायर ने, वहां पे आपका केस चल रहा है और वहां पे सालों साल लटका हुआ है, आप कहोगे भाई तू जा यार, मत दे, जा निकल, इतने तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, समझ में आया। तो ये चीज समझो कि जुडिशरी जब वीक है, पूरा सिस्टम वीक है, तो आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, रिस्क आएगा। सामने वाला केस इतने लंबे टाइम तक चला रहा तो आपकी पेमेंट कब आएगी, समझे। नेक्स्ट आता है बैड वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, बार बार अगर आपके ड्रॉट्स की सिचुएशन हो रही है, या आपके नेचुरल कैलेमिटी में ये समझ लो कि स्टॉर्म है या फ्लड्स हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आता है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा भाई, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ में आया। चलो, पॉलिटिकल रिस्क का मतलब बताया था। अब पॉलिटिकल रिस्क भी दो तरीके का होता है, एक होता है माइक्रो लेवल रिस्क, एक होता है मैक्रो लेवल रिस्क। माइक्रो लेवल रिस्क वो होता है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे या एक पर्टिकुलर बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। सोचो, गवर्नमेंट ने, एग्जाम्पल, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री पे फलाने फलाने टैक्स लगा देंगे, तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हुआ, बाकी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मैक्रो लेवल क्या होता है, जब सारी इंडस्ट्रीज पे जितने भी हैं सब पे इम्पैक्ट जा रहा है, सबके लिए अगर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं या सबके लिए एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो वो सब पे इम्पैक्ट डाल रहा है, समझ में आया। चलो, नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। अब पॉलिटिकल रिस्क क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समझ में आया। सेकंड आता है पुअर लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं ढंग का, मतलब कि आप ये समझो कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कभी भी कुछ हो ही जा रहा है, कभी भी किसी चीज को बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव कंट्रोल। आपने, गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कंट्रोल बिठा रखा है, ठीक है, कभी भी आपने लाइसेंस पे इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। सोचो, गरीब आदमी कहेगा रहने दे भाई, मैंने हाथ जोड़े, मेरे को अपना ये वाला धंधा शुरू नहीं करना। क्यों? क्योंकि शुरू करने से पहले 40 पेज के तरह फॉर्म भर के आया हूं मैं, समझ में आ रहा है, 40 बार साइन करे, इतने मैंने बैंक के स्टेटमेंट, मतलब जब चेक बनाया होगा ना इतना, तब नहीं करा होगा, समझ में आ रहा है। चलो, नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ब्राइबरी, करप्शन, ठीक है। सबसे बड़े एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे गवर्नमेंट की, यहाँ पे इंडिया में स्पेशली, इतनी अंदर इतनी लूट पाट है ना, इतनी चोरी चकारी है, मतलब फेवरिज्म के चक्कर में लोग दे रहे हैं और गवर्नमेंट सिस्टम में लिए जा रहे हैं अंदर, मतलब ऑफिशियल्स लिए जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है स्लो जुडिशियल प्रोसेस। सेम वही बात जो उसमें थी कि जुडिशरी जो है वो सही नहीं चल रही भाई, कोर्ट केस लटके जा रहे, लटके जा रहे, लटके जा रहे, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा हमारे करियर की तरह। चलो, नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपके थोड़े बहुत बचे कुछ बेचारे रूल्स हैं, उनको भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनको भी बोला गया हाँ क्या ही होगा, थोड़ा बहुत फाइन ले लेंगे, थोड़ा बहुत रिश्वत ले लेंगे, तड़का देंगे आगे, समझ में आया। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं है, ये भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है रिस्क को मैनेज करना, अनसर्टेनिटी को कम करने की ट्राई करना, क्योंकि पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हो सकता, पर कम करने का तो ट्राई कर सकते हो ना, एनालाइज तो कर सकते हो कि अच्छा ये दिक्कत आ रही, चलो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, चलो ठीक है 100% नहीं क्योर कर सकते, 80% तक कोशिश करेंगे, 70% तक करेंगे, ताकि लॉसेस तो कम हो जाए। अगर 100 रुपए का लॉस होना ही होना है तो 80 तक का ना, मतलब 80 तक का हो जाए, 50 तक का हो जाए, कुछ तो कम कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है आइडेंटिफाई द रिस्क। पहले ढूंढो कि रिस्क क्या है, फाइनेंशियल है, मार्केट में कोई दिक्कत है, कंपटीशन ज्यादा है, क्या रिस्क है। सेकंड आता है एनालाइजिंग। एक तो ये भाई एरो, ये ध्यान से देखना, पहले ये है फिर ये है, आगे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो,
आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क ढूंढा, उसके बाद एनालाइज करा इफेक्ट। अब उस रिस्क का इफेक्ट क्या आ रहा है, मेजर आ रहा है, माइनर आ रहा है, कितना इंपैक्ट किस किस जगह पे क्या क्या इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजाइन द स्ट्रैटेजी। अब इफेक्ट देख लिया कि माइनर मेजर क्या इफेक्ट आ रहा है बिजनेस पे, उसके बाद डिजाइन करोगे स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी भी काफी तरीके की होती है। एक होता है रिस्क अवॉइडेंस, जिसमें आप रिस्क अवॉइड कर देते हो थोड़े टाइम तक, जब तक माइनर रिस्क चल रहा है कि चल ठीक है यार 10-20 रुपए का कोई बात नहीं, जाने दे जाने दे जाने दे। एक होता है आपने इंश्योरेंस ले लिया अपने रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, एक इंश्योरेंस हो गया। एक थर्ड आ गया डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करते हो, 2-3 जगह पैर रख लेते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि आप 2-3 जगह अपनी पैर रखोगे कि यहां से लॉस हो गया, अगर इस बिजनेस यूनिट से लॉस हो गया तो ये वाला कवर कर जाएगा, अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में लॉस हो गया तो तीसरा कर जाएगा, अगर दो में प्रॉफिट हो गया तीसरे में ऐसे होगा तो ये कर जाएगा। इसे समझ में आ रहा है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से क्या कर रहे हो आप, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से आप क्या कर रहे हो जहां पे रिस्क ज्यादा हो रहा है वो, और जहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वो, इसको क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है, बैलेंस आउट कर रहा है। समझ में आ रहा है। उसके बाद मॉनिटर कर रहे हो, डिजाइन कर दी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से कैसे कैसे रिस्क को हैंडल करना है, मैनेज करना है। उसके बाद मॉनिटर कर रहे हो जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं क्या वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही तो क्या चीजें चेंजेस करनी है, क्या नहीं करना, हर एक चीज। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को मैनेज करने के बेनिफिट्स क्या है। रिस्क को मैनेज कर लिया थोड़ा बहुत तो देख लिया कि भाई क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से हम उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप रिस्क को मैनेज कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पाओगे। रिड्यूस लॉसेस, जब आपको समझ में आ जाएगा क्या पंगे पड़ रहे हैं तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। बिजनेस सर्वाइवल, रिस्क को जब आप मैनेज कर लोगे थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ले आओगे, चलो ठीक है जहां जहां पे मैं कम कर सकता हूँ, आपका सर्वाइवल उतना अच्छा होता रहेगा, आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस जो है बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट रिसोर्स यूज। आपको इसमें समझ में आ जाएगा कहाँ आपको पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ठीक है, कहाँ डूब सकता है और कहाँ बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द सेल्स। जब आप रिस्क को मैनेज कर लोगे तो आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी, कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ यार ठीक है ये बंदा कुछ कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रायोरिटी सेटिंग। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिस्क ऐसा है जिस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज के आज ही की, अभी इसको ठीक करना, और कौन सा रिस्क ऐसा है जो बाद में हम आराम से उसको मतलब साइड बाय साइड जो है या साथ के साथ जो है हम उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।